मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, BA डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध, साहित्यिक निबंध। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने छायावाद पर साहित्यिक निबंध पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम प्रगतिवाद निबंध पर चर्चा करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कोई काव्य धारा एकाएक उदित नहीं होती और न विलुप्त होती है। काव्य धारा विशेष की जब विशिष्ट प्रवृत्तियां क्षीण पड़ जाती है और युगीन परिस्थितियों के अनुरूप दूसरी प्रकार की प्रवृत्तियां प्रधान होने लगती है, तब नई काव्य धारा का विकास माना जाता है। ऐसी नई काव्य धारा का आरंभ सुविधा की दृष्टि से नई घटना से जोड़ दिया जाता है। प्रगतिवादी काव्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वस्तुतः छायावादी काव्य की रूमानी भावुकता, वैयक्तिकता और पलायन की प्रवृत्ति सने सने अपना आकर्षण खोती गई और डॉक्टर रघुवंश के कथनानुसार जीवन की अस्वीकृतियों को गौरवान्वित करके मानसिक कुंठाओं को छिपाकर कल्पना लोक के छायाभास और रहस्यभास के वैभव में अपने आप को भुलाए रखना अधिक संभव नहीं था और सामाजिक भावनाओं के लिए अज्ञात अशरीरी आलंबन का रहस्यात्मक आधार भी टिकाऊ सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए कविता की धारा प्रगतिवाद के रूप में फूट पड़ी। इस प्रगतिवादी काव्य के प्रेरणा स्रोतों पर यदि हम विचार करें तो कुछ बिंदु उभर कर आते हैं। पहला बिंदु है, भारत में भी उस समय तक वे ही परिस्थितियां नहीं रह गई थी जो छायावादी काल में थी। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न प्रकार का साहित्य सृजन आवश्यक हो गया था। दूसरे, भारतीय समाज में एक प्रकार का जन संकट विद्यमान था। देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था और युवकों के भीतर असंतोष एवं विद्रोह का भाव कसमसा रहा था। तीसरे, राजनीतिक दासता, पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा था और जनता गरीब, अशिक्षा और असुविधाओं के तले पिसती जा रही थी। चौथे, दूसरे विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल में भयंकर तबाही हुई थी और उससे भी असंतोष चरम पर था। पांचवा तथ्य यह है कि गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उसमें युवा हृदय को अपने विद्रोह को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था और लोगों को अहिंसावादी विचारों से अब संतोष नहीं रह गया था। ऐसे दौर में भारतीय बुद्धिजीवी विसंगतियों में परेशानी का अनुभव कर रहा था। वह समाज को कोई अच्छा मार्ग देना चाहता था। ऐसे समय में उसका ध्यान पश्चिम के देशों में प्रचारित साम्यवादी सिद्धांत की ओर गया। साथ ही उसका ध्यान प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन संस्था के उस अधिवेशन की ओर भी गया जो 1935 में पेरिस में EM फॉस्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। रूस में स्थापित साम्यवाद लेखकों को आकृष्ट कर रहा था। वहाँ साम्यवाद सामंतवाद और पूंजीवाद को कुचलकर सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित कर रहा था और उससे संकटग्रस्त जनजीवन को बल मिल रहा था। इस प्रकार यूरोप और रूस से प्रेरणा लेकर सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संगठन की अलग अलग समय में अध्यक्षता की और साहित्यकारों का हौसला बढ़ाया और तब यहाँ पर साहित्य में
मार्क्सवादी विचारों के प्रकाश में सामाजिक यथार्थ और युग बोध की अभिव्यक्ति होने लगी। इस प्रकार सामाजिक यथार्थ और युग बोध को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य प्रगतिवादी साहित्य के रूप में सामने आया। इस साहित्य का मुख्य आधार मार्क्सवादी विचारधारा है, इसलिए इस विचारधारा को समझना बहुत जरूरी है। वही इस साहित्य का वैचारिक आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्राय सभी धर्मों के आचार्य ये स्वीकार करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी अलौकिक सत्ता द्वारा हुई है, जबकि मार्क्सवाद ये मानता है कि संसार की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद के जीवन, इन सब में विश्वास नहीं करता, न इन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि जिस चेतना का अनुभव हम करते हैं वह किसी अलौकिक रूप में न होकर वह हमारे स्थूल तत्वों पर ही आधारित है। भौतिक विकासवाद को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक का अर्थ है कि संघर्ष से ही विकास होता है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियों में संघर्ष होने से तीसरी वस्तु विकसित होती है। आगे चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है और उससे पांचवें का उद्भव या विकास होता है। इसी क्रम में भौतिक जगत में नई शक्तियों और सत्ताओं का विकास होता रहता है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का अर्थ यह है, दो शक्तियों के पारस्परिक द्वंद्व से भौतिक जगत का विकास होना। तो प्रगतिवाद आदि भौतिक सत्ताओं में विश्वास करता है, आदि दैविक या आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास नहीं करता। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन का साहित्यिक उच्चार है और मार्क्सवाद एक आर्थिक सिद्धांत देता है, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। किसी भी वस्तु का मूल्य किस प्रकार बढ़ता है, इसकी व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के 4 अंग निर्धारित किए: मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। इन चारों अंगों में से होता हुआ मूल्य चरम पर पहुंच जाता है। मार्क्सवाद ये मानता है कि जो मूल्य वृद्धि होती है, जो लाभ होता है, वह सारा लाभ श्रमिक का होना चाहिए, किंतु पूंजीवादी युग में मिल मालिक ही इसका अधिकांश भाग हड़प लेता है। इससे समाज में 2 वर्गों का विकास हुआ, जिसे मार्क्सवादी शब्दावली में शोषक और शोषित के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। विभिन्न देशों और जातियों के विकास का इतिहास लिखने वाले लेखकों ने प्रायः मानव जाति को राष्ट्र, वर्ण या जाति के आधार पर वर्गीकृत किया है, किंतु मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों को शोषक और शोषित 2 वर्गों में विभक्त करते हैं और मानव सभ्यता का समस्त इतिहास इन 2 वर्गों के संघर्ष की कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस सभ्यता के इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला है दास प्रथा युग, दूसरा है सामंत प्रथा युग, तीसरा पूंजीवादी युग और चौथा साम्यवादी युग। मार्क्स का लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना था, क्योंकि दास प्रथा युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग में श्रमिकों का श्रम के ऊपर अथवा उत्पादित माल पर पूर्ण अधिकार नहीं होता था। यहाँ तक कि दास प्रथा में तो उसे जबरन बेगार ली जाती थी। अतः दास प्रथा युग में श्रमिक के वैयक्तिक मामलों में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसी तरह सामंतवादी और पूंजीवादी युग में भी श्रमिक की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मार्क्स समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जो इन दोषों से मुक्त हो। ऐसी व्यवस्था साम्यवाद में थी, जिसमें मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण हो और प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिले। इस प्रकार
मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना रहा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति का भी समर्थन करता है और हिंसात्मक क्रांति के लिए वह अपने साहित्य में शोषित वर्ग को क्रांति के लिए या शोषक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करना अपना परम लक्ष्य मानता है। प्रगतिवाद का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सामान्यतः प्रगति शब्द अंग्रेजी के प्रोग्रेस का पर्याय है और उसका साधारण अर्थ गति युक्त होना या आगे बढ़ना या उन्नति करना है। प्रगतिवाद का अभिप्राय उस संवाद से है जो आगे बढ़ने या उन्नति करने में विश्वास करता है और इस दृष्टि से वह एक व्यापक अर्थ ग्रहण करता है। साहित्यिक दृष्टि से यह विशेष विचारधारा है। मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। इसकी परिभाषा देते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, प्रगतिवाद उपयोगवाद का ही दूसरा नाम है। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के आधार पर जन समूह की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामयिक नवनिर्माण, जनता के चित्कार की कहानी किसी दर्शन पर आधारित है और वह दर्शन है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी कारण आलोचकों ने कहा है, राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। सुमित्रानंद पंत की यह परिभाषा प्रगतिवाद के समग्र स्वरूप पर प्रकाश डालती है। प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र ने लिखा है, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवादी की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहित्य में प्रगतिवाद व्यापक अर्थ में प्रयुक्त न होकर एक विशिष्ट और संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वह एक विशिष्ट साहित्यिक विचारधारा का सूचक है जो मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। इस साहित्य की काव्य प्रवृत्तियाँ जानने से पहले आवश्यक होगा कि हम प्रगतिवाद के कवियों को जानें। प्रगतिवाद के कवियों में मुख्य है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल पहले छायावादी शैली में कविताएं लिखते थे, बाद में ये प्रगतिवादी हो गए। उनका काव्य अनुभूति की ठोस भूमि पर स्थित है। केदारनाथ की रचनाओं में नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना संग्रह हैं उनके। इन संग्रहों में इनकी विचारधारा विकसित हुई है। दूसरे कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। मैथिली में प्रारंभ में ये कविताएं लिखते थे, बाद में हिंदी में। नागार्जुन के काव्य संग्रहों में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, ये मुख्य रचनाएं हैं इनकी। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने लंबे समय तक हंस का संपादन किया और प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री भी रहे। ये तार सप्तक के कवि हैं, किंतु प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में अधिक ख्यात है। इनके काव्य संग्रहों में रूप रंग और ऋतु संहार मुख्य है। चौथे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन ने कविता को ऊपर से आरोपित नहीं किया है। कवि हृदय के भीतर से कविता उनकी फूटी है। उनके काव्य संग्रहों में जीवन के गान,
हिल्लोल, प्रलय सृजन, पर आंख नहीं भरी आंखें भरी, कटे अंगूरों की बंधन वारें, मिट्टी की बारात मुख्य है। इन मुख्य कवियों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कवि हैं, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, नरेंद्र शर्मा अंचल, प्रभाकर माचवे, मदन वात्स्ययन, ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को पृष्ठभूमि में रखते हुए प्रतिवाद के स्वर में स्वर मिलाए। इस काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ हमारे लिए विवेच्य है।